सोमवार को मैंने शहरों के मास्टर प्लान को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार से सवाल पूछा था। अगली खबर का रुख कर रही हूं। आज मैं बात करूंगी दो मुख्यमंत्रियों से, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी और हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू से। आप दोनों को मैं आपके राज्यों से सामने आई कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इन तस्वीरों को पहले से देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं दोबारा आप दोनों के सामने इन तस्वीरों को रखना चाहती हूं। पहली तस्वीर है मंडी के तुनांग इलाके की, दूसरी है उत्तरकाशी की। दोनों तस्वीरें अलग अलग राज्यों की, अलग अलग जगह की है, लेकिन हालत एकदम एक जैसी। आज जब मैं अपनी टीम के साथ इन तस्वीरों को देख रही थी तो हम आपस में कुछ बातों को लेकर असमंजस में थे। उस वक्त कुछ सवाल मेरे दिमाग में आ रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना आप दोनों मुख्यमंत्रियों से ये सवाल पूछ लूं। तो सुक्खू जी और धामी जी, आप दोनों से मेरे कुछ सवाल हैं। पहला ये, ऐसी तस्वीर सामने आने के पीछे की वजह क्या है? दूसरा ये, जो पहाड़ अपनी खूबसूरती से सबको आकर्षित करते हैं, वो इतने निर्मम तरीके से क्यों एक्सप्लॉइट हो रहे हैं? पहाड़ों में जंगलों की कटाई किस रिसर्च के हिसाब से हो रही है? इन तीनों सवालों का जवाब अगर आप दोनों मुख्यमंत्रियों के पास है तो इन तस्वीरों के पीछे की असल वजह आपको मिल गई होगी, क्योंकि ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि हमारे पहाड़, हमारी नदियां इतनी निर्मल हो जाए कि इस तरह इंसानों पर आफत बनकर टूट पड़े। कहीं ना कहीं हमने कुछ तो गलती की होगी। कुदरत या नेचर इतनी नाराज है कि कभी केदारनाथ की आपदा होती है, कभी कुल्लू मनाली रेंज में नदियां और पहाड़ एक साथ आफत लेकर आ जाते हैं। जो सवाल मैं आप दोनों मुख्यमंत्रियों से पूछ रही हूं, उन्हीं सवालों के जवाब की तलाश में मेरी टीम के पास कुछ रिपोर्ट्स पहुंची और इस रिपोर्ट ने आप दोनों मुख्यमंत्रियों की जवाबदेही पर सवालिया निशान उठा दिए हैं। आपके साथ साथ हिमालयन रेंज के अन्य इलाके यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय यानी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को जोड़ दे तो कुल 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें कुल मिलाकर 5 करोड़ की आबादी रहती है, उन सबको सवाल आज आपसे पूछने हैं। इन सभी लोगों को मिलकर न सिर्फ आप दोनों मुख्यमंत्रियों से बल्कि उन पहाड़ी इलाकों के मुख्यमंत्रियों से पूछने हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी वो संस्था जो देश के पर्यावरण हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है, उसके निर्देश पर गोविंद बल्लभ पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट ने एक रिपोर्ट तैयार की है। वो रिपोर्ट मेरे पास है। इस रिपोर्ट को 3 जून 2022 को केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय को सौंपा गया था। इस रिपोर्ट में हिमालयन रेंज में पहाड़ और नदियों की स्थिति पर टेंशन जताई गई थी। साफ साफ कह दिया गया है कि हिमालयन रेंज में पर्यटन के बढ़ते दबाव की वजह से प्रकृति, अर्थव्यवस्था और समाज के बीच संतुलन बिगड़ रहा है। जरूरत से ज्यादा पर्यटकों के दबाव की वजह से हिमालयन रेंज में शहरीकरण, प्राकृतिक संसाधन, ट्रैफिक, खान-पान, संस्कृति पूरी तरह से बदल गई है। हिमालयन रेंज में वेस्ट मैनेजमेंट पूरी तरह से बिगड़ गया है और इसकी भी वजह पर्यटन में बेहिसाब बढ़ोतरी हो रही है। इस रिपोर्ट में अगर उत्तराखंड और हिमाचल की सरकारों से अच्छी तरह से बातचीत हो गई होती या रिपोर्ट इन दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से पढ़ ली गई होती तो हालात आज जो पहाड़ों में बन रहे हैं, कुदरत का कोई हिसाब किताब नहीं होता, इतने बुरे तो ना होते। जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है, भारी बारिश, नदियों में उफान जैसी घटनाएं हो रही है, थोड़ी तो लगाम लग जाती। रिपोर्ट में कुछ पॉइंट को हाईलाइट किया गया है, उसको समझाने के लिए लद्दाख के उदाहरण से सरकारों को सचेत करने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट में क्या लिखा है? लद्दाख में पानी का संतुलन बिगड़ गया है, मतलब पानी की जितनी जरूरत के हिसाब से ये इलाका प्राकृतिक तौर पर तैयार था, उसमें इंसानों के दखल से बहुत बदलाव आ रहा है। इसकी वजह भी बताती हूँ। लद्दाख के स्थानीय लोगों को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 75 लीटर पानी की जरूरत होती है, लेकिन लद्दाख में जो पर्यटक पहुंचते हैं वो प्रतिदिन के हिसाब से 100 लीटर पानी खर्च कर देते हैं, यानी 25 लीटर हर दिन का अतिरिक्त दबाव। वो भी तब जबकि लद्दाख पूरी तरह अपनी पानी की ज़रूरतों के लिए ग्लेशियर और बर्फबारी के बाद पिघलने वाले जो बर्फ़ पिघलती है उस वाले पानी पर निर्भर है।
अब ये 25 लीटर पानी हर पर्यटक के हिसाब से बढ़ने से होगा क्या? लद्दाख के भू जल स्तर और झीलों पर जरूरत से ज्यादा बोझ पड़ता है। नतीजा क्या? जल स्तर में गिरावट। इससे सीधा सीधा असर वहां के पेड़ और पहाड़ों की बनावट पर पड़ता है। ये तो एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो हिमालयन रेंज पर पर्यटकों का बेहिसाब दबाव है। कैसे? देख लीजिए। 2020 और 21 में भारतीय हिमालयन रीजन में पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। अच्छी बात है भाई, पहाड़ों के पास जाइए, किसने मना किया है। उत्तराखंड में साल 2011 के मुकाबले 2020 में 70,46,603 पर्यटक बढ़ गए। हिमाचल प्रदेश में 2011 के मुकाबले 2020 में 23 लाख पर्यटन बढ़ गए। असम में भी 11 के मुकाबले 2020 में 11 लाख पर्यटक बढ़ गए। यानी हिमालयन रेंज में पर्यटकों की संख्या में इस इजाफे ने पहाड़ी इलाकों पर हर जरूरी चीज पर बोझ बढ़ा दिया है, वो भी बेहिसाब। जब हमारे घरों में मेहमान आते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे घर का बजट, बिजली बिल, पानी का बिल बढ़ जाता है। ऐसा होता है ना? हम और आप हमेशा कई बार इन चीज़ों से दो चार होते हैं। पुष्कर सिंह धामी जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आप लोग भी होते होंगे। आप तो सीएम हैं, आपके यहाँ मेहमान भी ज़्यादा आते होंगे। मेहमानों के हिसाब से आपको तैयारी भी करनी पड़ती होगी। हिमालयन रेंज के इलाकों को भी पर्यटकों की संख्या में ज़बरदस्त इजाफे के बाद उनके रुकने, घूमने, खाने पीने के लिए अतिरिक्त तैयारी करनी पड़ती होगी, जिसका एक उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। हिमाचल प्रदेश में कुल 3,348 होटल्स हैं। इनमें से ज़्यादा कुल्लू में 953 होटल्स हैं। कुल्लू वही ज़िला है जिसमें मनाली, कसौल जैसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं। जो तस्वीर आप हिमाचल की देख रहे हैं वो भी कुल्लू के आसपास के इलाके की ही है। यानी इन आलिशान होटल्स के निर्माण के लिए क्या क्या किया गया होगा। जंगलों को काटा गया होगा, पहाड़ों पर भारी निर्माण किया गया होगा, नदियों के किनारे मिट्टी भरकर अतिक्रमण किया गया होगा। ये सब मैं नहीं कह रही हूँ, ये फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 कह रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ जब देश के कई राज्यों में जंगलों की संख्या बढ़ रही है तो हिमाचल, उत्तराखंड में जंगलों की संख्या लगातार घट रही है। हिमाचल प्रदेश में साल 2019 में 7,126 स्क्वायर किलोमीटर सघन जंगल क्षेत्र हुआ करते थे, जो 2021 में घटकर 7,100 स्क्वायर किलोमीटर रह गए। उत्तराखंड में जंगल के इलाके 10% घट गए हैं। इसी सर्वे ने मुझे हिमाचल और उत्तराखंड की सरकार से सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। उत्तराखंड में हो रहे बेहिसाब निर्माण के आंकड़े भी अब मैं आपको दिखा देती हूँ। धामी साहब, उत्तराखंड तो हिमाचल से भी आगे है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 4,338 होटल हैं। यानी हिमाचल की ही तरह उत्तराखंड में भी पर्यटकों के दबाव को मैनेज करने के लिए बेतरतीब ढंग से होटल्स का निर्माण किया गया। नतीजा, आज ये होटल ताश के पत्तों की तरह नदियों के सैलाब में बह जा रहे हैं। क्यों बह रहे हैं? क्योंकि इनके निर्माण के वक्त राज्य की सरकारों ने बनाए नियमों को ताक पर रख दिया। मैं ये मानती हूं कि हिमाचल और उत्तराखंड जैसे राज्यों के आय का सबसे बड़ा स्रोत पर्यटन है। हिमाचल के जीडीपी का अगर मैं आपके सामने बखान करूं तो पर्यटन का हिस्सा 7% है। उत्तराखंड के जीडीपी में पर्यटन का हिस्सा 50% है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने सोना देने वाली मुर्गी को हलाल कर देंगे। पर्यटन की कमाई के चक्कर में प्रकृति का कितना दोहन हो रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मैं आपको ये रिपोर्ट मंगवाकर पढ़ने को कहूंगी, क्योंकि आपने अभी अभी प्रदेश की कमान संभाली है। अगर आपने सही नीयत से इन रिपोर्ट्स को पढ़ लिया तो यकीन मानिए पहाड़ों के आक्रोश से हिमाचल को बहुत हद तक राहत मिल सकती है। आपके लिए मैं इस रिपोर्ट के कुछ अंश को पढ़कर सुना देती हूँ। इसी रिपोर्ट में नीति आयोग के हवाले से कहा गया है कि हिमाचल के कुल्लू मनाली रेंज में पर्यटकों ने इतनी गंदगी फैला दी है कि ब्यास नदी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। रोहतांग दर्रे के ग्लेशियर्स भी पर्यटकों के कारण बहुत जल्दी पिघल रहे हैं। इन शब्दों और मनाली मंडी से सामने आ रही तस्वीरों में बहुत समानता है। जिस नदी के उफान में गाड़ियां नाव की तरह बह रही हो, पुल पेड़ की तरह उखड़कर बह रहे हो, उस नदी का नाम ब्यास ही है। यानी जून 2022 में ही कह दिया गया था कि ब्यास नदी से छेड़छाड़ हमारे लिए बहुत घातक होने वाला है, और ये सब हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम वक्त पर सचेत नहीं हो पाता। सुक्खू जी और धामी जी, आपके राज्यों के पहाड़ आपके लिए कमाई का सबसे बड़ा जरिया है, मैं मानती हूँ।
अगर इसको ही नहीं सहेजेंगे तो फिर लंबे वक्त तक आपकी कमाई का जरिया ये रह नहीं पाएंगे, वहाँ लोग ही नहीं रह पाएंगे। पर्यटन राज्य का विषय है, इसीलिए मैं आप दोनों मुख्यमंत्रियों से सवाल पूछ रही हूँ। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए यही सवाल केंद्र सरकार पर भी अक्षरशः लागू होता है। गोविंद बल्लभ पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट ने अपनी रिपोर्ट में हिमालयन रेंज के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कुछ एक्शन प्लान पर काम करने का सुझाव दिया था, जिसमें पर्यटन की संख्या को तय करने के लिए कह दिया गया। समझ गए आप? पर्यटकों की संख्या तय हो जाए, पर्यटकों के पहले रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने के लिए कह दिया गया, होटल्स को कूड़ा मैनेज करने का सिस्टम बनाने के लिए कह दिया गया, पर्यटकों की गंदगी कहीं भी फेंकने से रोका जाए ये कह दिया गया, पानी के लिए होटल्स के रिसाइकल सिस्टम बनाने के निर्देश लागू कर दिए गए। लेकिन मानता कौन है साहब? गोविंद बल्लभ पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट की रिपोर्ट को उसी तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया गया जिस तरह से ड्रेनेज मास्टर प्लान ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और ऐसी रिपोर्ट को नजरअंदाज करने का क्या नतीजा होता है, उसकी एक बानगी हरियाणा के अंबाला के उस इलाके से सामने आई। ये जनाब कौन बैठे पता है आपको? तस्वीर में जो नेता नाव में अपनी कॉलोनी से बाहर निकल रहे हैं वो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विजय। कारों के काफिले में चलने वाले मंत्री जी अपने ही घर से निकलने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि जब प्रकृति इंसाफ करती है ना, तब आम और खास में कोई फर्क नहीं होता है। मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि जब आप इन रिपोर्ट पर कुछ करना ही नहीं चाहते तो लाखों खर्च करके इस तरह की रिपोर्ट तैयार क्यों करवाते हैं। पहाड़ों की जो तस्वीर पिछले कुछ दिनों में सामने आई, ऐसी ही तस्वीरें जून 2013 में केदारनाथ धाम त्रासदी के वक्त भी देखने को मिली थी। लेकिन उससे हमने सीखा क्या? सिर्फ इतना कि धार्मिक यात्राओं को रेगुलेशन के दायरे में ले आए। अन्य पर्यटकों का क्या? उनके कारण जो बदलाव पहाड़ी इलाकों में हो रहा है क्या? उसको लेकर कब नींद खुलेगी, आप दोनों को जवाब देना होगा। ये दोनों तस्वीरें आपके लिए अब चिंतन करने का विषय बन चुकी है। 10 साल बाद भी हाल जस का तस है, वो आप देख चुके हैं और मुझे दोबारा आपको दिखाने की जरूरत नहीं है।